नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा जियोपॉलिटिकल एनालिसिस का वीडियो है वो ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा होने वाला है। टाइटल आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि ईरान और इजराइल दोनों कंट्रीज जो हैं वो इस पोजीशन में ही नहीं है। इस पोजीशन में नहीं है मतलब कि ना इकोनॉमिकली है, ना पॉलिटिकली है और ना ही मिलिट्रीली इस पोजीशन में है कि वो लोग कोई मेजर वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कर पाएँ। जैसे बहुत सारे चैनल्स ने या मैं बहुत देख रहा था कि बहुत सारे लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि शायद अब ये जो ईरान और इजराइल के बीच में हुआ है इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। बट इस आर्टिकल में हम यही रीजंस डिस्कस करने वाले हैं कि जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि ये दोनों कंट्रीज यानी कि इजराइल और ईरान ऐसी पोजीशन में ही नहीं है कि ये लोग कोई मेजर वॉर स्टार्ट कर पाएं। अगर कोई मेजर वॉर इस साल इस एरा में स्टार्ट होनी है तो शायद वो यूएस, रशिया जैसी कंट्रीज या चाइना जैसी कंट्रीज स्टार्ट कर सकती है जो कि मोर ऑफ एन अग्रेसिव कंट्रीज हैं। बट इजराइल और ईरान अग्रेसिव तो बहुत हैं बट वो इस पोजीशन में नहीं है कि कोई ऐसा वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट कर पाएंगे। और कुछ तर्क दिए हैं इसमें जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने उस तर्क को हम एनालाइज करेंगे कि किस हद तक ये तर्क सही है, किस हद तक ये गलत है। इसको एनालाइज करके आपको समझ में आएगा कि क्या एक मेजर वॉर स्टार्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और इन जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये जो टेंशन है, रीजनल टेंशन है मिडिल ईस्ट की, ये सदियों पुरानी है और ये सदियों से चली आ रही है और अभी भी ये ऐसी ही चलती रहेगी। ये ऐसा खत्म भी नहीं होगी बट ये किसी मेजर वॉर में टर्न आउट भी नहीं होगी। तो वो सारे रीजंस आज हम इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या हुआ आप इसको समझिए कि जो पूरा ईरान ने अटैक किया इजराइल के ऊपर में, जो उसने रिटेलिएशन किया था कि क्योंकि इजराइल ने उनकी एम्बेसी पर अटैक कर दिया था सीरिया में तो ईरान को बदला लेना था, तो ईरान ने रिटेलिएशन किया और उसके बाद ही कहा जा रहा है कि मेजर वॉर शुरू हो चुका है। और इस पूरे ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ट्रू स्टॉर्म। अब जो ये पूरा अटैक किया ईरान ने इजराइल के ऊपर में, कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से सिंक्रोनाइज अटैक है। सिंक्रोनाइज मतलब एक तरीके से प्लान अटैक है। इसके बारे में इजराइल को भी पता था, इसके बारे में यूएस को भी पता था। अब इसको प्लान्ड अटैक क्यों कहा जा रहा है, उसके मेजर 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि एक तो जब आपको अटैक करना था, जब आपको रिवेंज लेना था, तो आप कहते ही नहीं, आप पहले प्लानिंग करते, बेस्ट प्लान करते और उसके बाद एकदम से अटैक करते, सरप्राइज होता इजराइल भी। बट यहाँ पर क्या हुआ, बिल्कुल अलग। जैसे हमास ने अटैक किया था तो इजराइल बिल्कुल सरप्राइज हो गया था और उसके बाद उसकी पूरी जो जिम्मेदारी थी वो मिलिट्री जो पर्सनल ने ली थी, अभी उन्होंने आज रिजाइन भी कर दिया इजराइल के। तो आप या तो सरप्राइज अटैक करते, लेकिन आपने अटैक करने से पहले चिल्ला चिल्ला के अयतुल्ला खुमैनी भी बोल दिया कि हम रिवेंज लेने वाले हैं, इब्राहिम रईसी भी बोल रहे हैं दूसरी तरफ हम रिवेंज लेंगे और स्लैप करेंगे इजराइल को बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपने इतना हल्ला कर दिया कि सब रेडी थे। तो सारी कंट्रीज ने, मतलब कि इजराइल एंड इट्स एलाइज ने मिल करके आपके जितना भी अटैक आपने किया सबको इंटरसेप्ट कर लिया। और वो क्लेम कर रहे हैं कि 99% आपने इसमें अटैक किया और वो पूरा अटैक जो है उसको उसने इंटरसेप्ट कर लिया। ये इजराइल क्लेम कर रहे हैं 99%, पर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इन 99% की क्या बात करनी। जो ईरान ने अटैक किया इजराइल के ऊपर में, उसमें से 60% जो अटैक था वो फ्लॉड अटैक था। फ्लॉड अटैक मतलब ये था कि उन मिसाइल्स ने या उन ड्रोन्स ने काम ही नहीं किया, अपने टेक्निकल इशूज़ की वजह से वो गिर गए, तो इंटरसेप्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसको। तो सबसे पहले तो आपकी जो इंटेंशन है इस पूरे वॉर को परस्यू करने का, उसके ऊपर शक है कि आप क्या परस्यू करना चाह रहे हो उस चीज़ से। दूसरा चीज़ ये कहा गया कि जो आपने अटैक किया, मतलब ईरान ने जो अटैक किया वो अटैक किससे किया, 170 ड्रोन्स उसमें यूज़ किए गए, कुछ 120 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 30 क्रूज मिसाइल्स उसमें यूज़ की गई। टोटल 300 का फायर पावर से आपने अटैक किया, एक तरीके से कह सकते हैं। अब अगर आप हमास को देखो दूसरी तरफ, तो जो हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था जिसमें 1400 से 1500 इजरायली सिटीजन्स की डेथ हुई थी, उसमें कम से कम 2500 से 3000 मिसाइल्स जो हैं हमास ने फायर की थी। तो अब जब आप 300 की फायर पावर से अटैक करते हो इजराइल जैसी कंट्री के ऊपर, तो आपका इंटेंशन, जाहिर सी बात है, क्वेश्चन किया जाएगा। क्यों क्वेश्चन किया जाएगा? बिकॉज हमास जो कि एक कंट्री भी नहीं है, एक आतंकवादी संगठन है जिसको आप ही सपोर्ट करते हो, उसने 3000 मिसाइल से फायर किया और आपका फायर पावर सिर्फ 300 का है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप पूरा मिडिल ईस्ट देखो तो उसमें से आप टर्की को अगर साइड करो तो ईरान शायद सबसे ताकतवर कंट्री है पूरे मिडिल ईस्ट की। तो वो ईरान सिर्फ 300 की फायर पावर से अटैक करता है इजराइल के ऊपर, अपने आर्च एनिमी के ऊपर, ऐसा तो मान ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये था और इसीलिए इसको पूरा सिंक्रोनाइज अटैक कहा जा रहा है कि जो लोग थे, जो पब्लिक थी, उस पब्लिक का ओपिनियन अपने साइड, क्योंकि अभी जबरदस्त इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही है ईरान के अंदर में, तो पब्लिक को अगर इकोनॉमी भूल करके नेशनलिज्म में आप भर दो नेशनलिज्म उनके अंदर, तो वो इकोनॉमी भूल जाएंगे और उस हिसाब से फिर वो आपको प्रेज करेंगे। अदरवाइज रिवोल्ट शुरू हो जाएगा धीरे धीरे करके। तो एक तरफ से पब्लिक को अपने खुश करने के लिए, पब्लिक ओपिनियन को अपने पक्ष में करने के लिए आपने उनको ये मैसेज दे दिया कि भाई देखो, इजराइल पर अटैक करने का बोला था और उसी दिन कर दिया अटैक। तो ये एक मैसेज था सिर्फ, और इसीलिए इस पूरे अटैक को एक सिंक्रोनाइज अटैक कहा जा रहा था। अब
ईरान ने जो काम किया सेम वही काम इजराइल भी करना शुरू कर चुका है। ईरान ने अटैक किया, इजराइल इस वॉर को पर्सनली ले रहा था और काफ़ी परस्यू कर रहा था जब वो हमास से लड़ाई कर रहा है। बट जब ईरान की बात आती है तो इजराइल अटैक करता है उल्टा ईरान के ऊपर रिटेलिएट करने के लिए। और जब इजराइल अटैक करता है तो ईरान के अंदर भी कोई सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं होता है, कोई सिग्निफिकेंट डैमेज रिपोर्ट नहीं किया गया, ना उनकी मीडिया ने रिपोर्ट किया, ना उनकी गवर्नमेंट ने रिपोर्ट किया। अब जब ये सिग्निफिकेंट डैमेज रिपोर्ट नहीं किया गया, वहीं पर ये दोनों मामला आप समझ लो कि ठंडा पड़ गया कि इजराइल ने भी अटैक किया तो कुछ नहीं हुआ, ईरान ने भी अटैक किया तो कुछ नहीं हुआ। तो इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि एक तरीके से प्लान्ड अटैक है, अपने पब्लिक ओपिनियन को चेंज करने के लिए जो लीडर्स हैं ये खेल रहे हैं एक तरीके से, और ये कभी भी एक मेजर वर्ल्ड वॉर में कभी टर्न ही नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, ईरान की पूरी इंटेंशन पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि इन्होंने इस पूरे अटैक को करने के लिए शाहिद 136 ड्रोन का यूज़ किया। अब ये जो ड्रोन्स हैं शाहिद 136 आज के ज़माने में बहुत स्लो हैं, बहुत आउटडेटेड हो चुके हैं। जब आज के ज़माने में ऑस्ट्रेलिया जो है वो बोइंग ड्रोन्स बना चुका है जो कि टॉप क्वालिटी के ड्रोन्स हैं। चाइना जो है वो GJ-12 GJ-11 यूज़ कर रहा है जो कि टॉप क्वालिटी के ड्रोन्स हैं। फ्रांस के पास आरोग जैसे ड्रोन्स हैं। वहाँ पर आप इजराइल के ऊपर अटैक करने के लिए शायद 136 ड्रोन्स का यूज़ कर रहे हो, ये अपने आप में आपकी मंशा, आपके इंटेंशन को क्वेश्चन करता है। उसके बाद दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो यही थी कि आपने इतना ख़राब क्वालिटी का ड्रोन यूज़ किया, चलो सस्ते थे इसलिए आपने यूज़ कर लिया। दूसरी चीज़ कहा जाए कि अगर इसको सही तरीके से यूज़ करने की बात है तो आपने सही तरीके से यूज़ भी नहीं किया ईरान ने। क्यों? क्योंकि यही सेम ड्रोन शायद 136 रशिया भी यूज़ कर रहा है, क्योंकि ये सस्ते हैं तो बहुतायत में ये लोग यूज़ कर पाते हैं और आर्मीज़ के ऊपर में। तो रशिया शायद 136 ड्रोन्स को यूज़ कर रहा है और वो डिवास्टेटिंग इफेक्ट डाल रहा है यूक्रेन के अंदर में, क्योंकि वो इतनी बड़ी मात्रा में अटैक कर रहा है यूक्रेन के ऊपर कि यूक्रेन के लिए इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो रशिया इस शाहिद ड्रोन को इतने इफेक्टिवली और अच्छे तरीके से यूज़ कर पा रहा है, और आप जो है इस ड्रोन्स को यूज़ कर रहे हो, आपके सारे ड्रोन जो है इंटरसेप्ट हो जा रहे हैं, 60% में टेक्निकल डिफॉल्ट्स आ जा रहे हैं। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम? तो इसका मतलब ये है कहीं से भी आपकी कैपेबिलिटी में तो कोई क्वेश्चन है नहीं ईरान की आर्मी के, क्योंकि आप तो बहुत कैपेबल हो, आप तो बहुत ट्रेंड हो, आप तो हर जगह पर इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन फिर यहाँ पर कैसे आप इनकेपेबल हो जाते हो? दैट मीन्स आप इस पूरे वॉर में आपका इंटेंशन क्या है, उसके ऊपर ये सवाल उठाया गया। तो ये सवाल मेरे हिसाब से जो हम एनालाइज करके कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से लाजिम है। दूसरी तरफ आप देखो कि यूक्रेन का जो पूरा एरिया है, यूक्रेन ऑलमोस्ट 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है और इजराइल जो है वो काफ़ी छोटा है, वो तो 21,000 स्क्वायर किलोमीटर में ही है। तब जा करके भी ये ड्रोन्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट डैमेज इजराइल को नहीं कर पा रहे हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ईरान का जो इंटेंशन था वो इस पूरे वॉर को परस्यू करने का था ही नहीं, उनको सिर्फ अपनी पब्लिक को एक मैसेज देना था। अब अगर आप आ जाओ इकोनॉमिक कंडीशन पर, सबसे पहले ईरान को एनालाइज करते हैं। तो ईरान जो है वो ज़बरदस्त इकोनॉमिक डाउनफॉल चल रहा है ईरान के अंदर में। क्यों चल रहा है? ये आज से नहीं चल रहा है, ये साल 2011 से ही स्टार्ट हो चुका है और अभी तक ये कंटिन्यूड है। क्यों हुआ? देखो, ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए थे यूएसए ने। वो सारे सैंक्शंस में ऑलरेडी आपको कई सारी वीडियोस में बता चुका हूँ। जो वीडियो जिसमें हमने डिटेल में इन सैंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था वो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप देख लेना कैसे कैसे सैंक्शंस लगे थे ईरान के ऊपर में। ये सैंक्शंस बहुत चीज़ों पे लगे थे, ईरान के ऑयल पे, ईरान के एक्सपोर्ट पे, ईरान के इंपोर्ट पर, बहुत सारी चीज़ों पर लगा हुआ था। तो वो सैंक्शंस लगने की वजह से इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और जो उनकी करेंसी है रियाल, वो मतलब समझ लो 12 बार, साल 2015 से अगर आप देखोगे तो 12 बार उस पूरी करेंसी जो है वो डाउनफॉल हो चुकी है और इसीलिए ईरान की बहुत बुरी हालत थी। उसके बाद क्या हुआ? साल 2015 में JCPO पर ईरान ने साइन किया। अब JCPO क्या था? जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसके बारे में भी मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ अपनी पहले की वीडियोस में, मैं आपको लिंक दे दूंगा, हालांकि मैं बता देता हूँ। JCPO बेसिकली क्या था कि ईरान अगर JCPO पे साइन करता है तो आप समझ लो कि उसका इफेक्ट क्या हुआ था, कि JCPO क्या है, क्यों है, वो सब मैंने उस वीडियो में बताया है, उसके लिंक आप जाकर के देख लीजिएगा। मैं आपको इफेक्ट बता देता हूँ उसका। तो इफेक्ट ये हुआ था JCPO का कि साल 2015 में जब ईरान ने इस पर साइन किया और यूएसए ने भी साइन किया, बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस पर एग्रीमेंट किया, एक्सेप्ट किया इस चीज़ को। तो इसका मतलब ये था कि ईरान के ऊपर जितने भी सैंक्शंस लगे हुए थे उसमें से मोस्ट ऑफ द सैंक्शंस यूएस वापस ले लेगा, EU वापस ले लेगा, और जितने बड़े सैंक्शंस जो लगे हुए हैं उसको भी ईज़ कर दिए जाएंगे। तो बेसिकली ये लोग ट्रेड प्रॉपरली कर पाएंगे अपने ऑयल से। ये JCPO पर क्या हुआ था कि जब डोनाल्ड ट्रंप वापस आए और साल 2018 में सेलेक्ट हुए तो उन्होंने क्या किया कि ये JCPO से वापस ले लिया इसको और इसको कैंसिल कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ईरान से जो सैंक्शंस लिफ्ट हुए थे वो वापस से ईरान के ऊपर लग गए, और जो ईरान की इकॉनमी अभी रास्ते पर आ रही थी वो और ज़्यादा उसकी हालात ख़राब हो चुके थे। अब वो हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि अगर आप डेटा मानो IMF का, तो फॉरेक्स रिजर्व में ईरान के पास सिर्फ $24.3 बिलियन बचे हुए हैं। उसी के साथ साथ इन्फ्लेशन जो है वो ज़बरदस्त ख़राब तरीके से, मतलब बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं इन्फ्लेशन के। और इन्फ्लेशन का जो रिसेंट डेटा था वो ये कहता है कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो ऑलमोस्ट 54.8% पहुँच चुका है।
इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि अगर इन्फ्लेशन किसी कंट्री का 25% क्रॉस करता है तो उस कंट्री में ज़बरदस्त बुरे हालात हैं, आप ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि पाकिस्तान पे अभी हमने डिस्कस किया था, पाकिस्तान के अंदर में 29.5% इन्फ्लेशन है और तब हम कह रहे थे कि बहुत ख़राब हालात हैं यार यहाँ के। तो लेकिन ईरान के आप हालात देखिए कि 54.8% अगर इन्फ्लेशन पहुँच चुका, और ये IMF का नंबर है, ये अपनी गवर्नमेंट का नंबर नहीं है। अपनी गवर्नमेंट जो वो कम क्लेम करती है, हर कंट्री में ये है कि अपनी गवर्नमेंट थोड़ा सा चीज़ों को मैनिपुलेट करके प्रेजेंट करती है, लेकिन IMF का डेटा है तो IMF कई सारे फैक्टर्स के ऊपर ये डेटा निकालता है। तो 54.8% अगर IMF दे रहा है तो आप मान के चलिए फिर भी 50% तक तो इन्फ्लेशन होगा ही, विच इज़ ह्यूज। और ऐसी कंडीशन में ईरान के लिए इकोनॉमिकली पॉसिबल ही नहीं है, मिलिट्रली भी पॉसिबल नहीं है, इकोनॉमिकली भी पॉसिबल नहीं है कि वो कोई मेजर वॉर में इन्वॉल्व हो पाए। इसीलिए ईरान ने ये ऑर्केस्ट्रेटेड या सिंक्रोनाइज अटैक किया था, ताकि ये अटैक करने के बाद ये पूरा वर्ल्ड वॉर में टर्न आउट ना हो जाए और ईरान को इसमें इन्वॉल्व ना होना पड़े, और वरना तो ईरान पूरी कंट्री बर्बाद हो जाती। अब जो ये हाल ईरान का है, यही सेम हाल इजराइल का भी है। इजराइल में अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से ज़्यादा वहाँ पे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू को ज़बरदस्त पॉलिटिकल प्रॉब्लम है और उनकी जो पार्टी है लिकुड पार्टी, उसको ज़बरदस्त है। हुआ क्या है कि अभी जो सर्वे कराया गया, 2 सर्वे कराए गए पूरे इजराइल के अंदर में, और उन सर्वेस का जो डेटा आया है वो बहुत टेंशन वाला डेटा है बेंजामिन नेतन्याहू के लिए। क्योंकि उसमें जो डेटा था उसमें बोला गया कि 75% जो इजरायलीज हैं वो ये चाहते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू अभी तुरंत ही क्विट कर दें, तुरंत। और 50% जनता ये चाहती है कि किसी भी तरीके से इलेक्शन हो जाए इजराइल के अंदर में। और ये इलेक्शंस अभी क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि इजराइल में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वॉर चल रहा है, इसीलिए इलेक्शंस नहीं हो पा रहे हैं। तो जैसे ये वॉर रुकेगा, इलेक्शन होगा इजराइल के अंदर में, और 75% लोग जो हैं वो रिजाइन कराना चाहते हैं, तो दोबारा तो चुनेंगे नहीं बेंजामिन नेतन्याहू को। तो बेंजामिन नेतन्याहू बहुत ज़्यादा ऑलरेडी अनपॉपुलर हो चुके हैं इजराइल के अंदर में। अब बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वॉर शुरू किया है हमास से, उसको वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर पाए हैं। तो वो ये पोजीशन को बहुत अच्छे से समझते हैं कि मुझे पहले तो ये ख़त्म करना है हमास, उसके बाद देखा जाएगा ईरान को। अब अगर हम ईरान से भी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे तो ये पूरा इशू जो है वो वर्ल्ड लेवल पर पहुंच जाएगा और इजराइल की हालत ख़राब हो जाएगी उसमें, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक खर्चा होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि यूएसए ने अपने हाथ खींच लिए हैं पीछे। अब यूएस पूरी तरीके से सपोर्ट कर नहीं रहा है, बल्कि आज की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, IDF जो कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस थी, उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिया यूएस ने, यूएस गवर्नमेंट ने। और साफ साफ अब रिफ्ट दिखाई दे रहा है यूएस गवर्नमेंट और इजरायली गवर्नमेंट का। बेंजामिन नेतन्याहू ने एब्सर्ड कहा है कि ये क्या एब्सर्ड स्टेप है, आप खुद हमें पैसा देते हो, आप खुद हमारी IDF को खड़ा करते हो, हमें सपोर्ट करते हो, और दूसरी तरफ IDF पे ही सैंक्शंस लगा रहे हो। मतलब ये क्या, मतलब हिपोक्रेसी की हद हो गई है। तो इसलिए आप समझ लो कि यूएस ने भी अब पीछे से अपना हाथ खींच लिया है। तो इजराइल के लिए इस पोजीशन में बहुत मुश्किल है कि वो कोई एक मेजर वॉर में इन्वॉल्व हो सके, क्योंकि बहुत छोटी कंट्री है इजराइल, और छोटी कंट्री है। और जब ईरान की बात करते हैं तो ईरान अकेली नहीं है, ईरान के साथ साथ में रशिया, चाइना, ये सब खड़े हैं। तो इजराइल अभी उस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी बड़े एलाई के सपोर्ट के बिना एक वॉर शुरू कर पाए। इसीलिए जो उन्होंने अटैक किया वो भी ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक था, और इसीलिए ईरान के अंदर में कोई बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ उस पूरे अटैक से। अब दूसरी चीज़ क्या हुआ है कि इजराइल की जो आप पूरा बजट देखोगे उसमें $60 बिलियन ऑलरेडी इजराइल जो है वो खर्चा कर चुका है इस पूरे वॉर के ऊपर, और कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट निकल करके नहीं आ पाया है। ये एक मेजर प्रॉब्लम हुई है इजराइल के लिए। और लोगों को रिजल्ट से मतलब होता है, पब्लिक को चाहिए कि हमें रिजल्ट दो, हमने ये वॉर जीत ली, हमने ये वॉर जीत ली। साफ बात है कि हमारी जो एनिमी है वो हार गए, पब्लिक को उस चीज़ से खुशी। पब्लिक को नहीं मतलब है कि हमने आज 2 किलोमीटर कब्जा कर लिया, हमने कल 5 किलोमीटर कब्जा कर लिया। कौन देखता है रोज़ के अपडेट? कोई भी नहीं देखता। तो उनको उससे मतलब नहीं है, उनको रिजल्ट चाहिए, और वो रिजल्ट बेंजामिन नेतन्याहू दे नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ जो उनके लीडर हैं बेनी गांस, वो बेटर रिजल्ट लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है और बेंजामिन नेतन्याहू की कम है। और कुछ और भी बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस हैं, ये तो मैंने वॉर से कनेक्टेड जो रीजंस थे वो बता दिए। और भी जो पॉलिटिकल रीजंस थे कि उन्होंने एक सैंक्शंस लाने की कोशिश करी थी, कई सारे रिफॉर्म्स लाए थे लॉ में, जहां पर वो लिमिट करना चाह रहे थे सुप्रीम कोर्ट की पावर को। इस सब को भी लेकर के लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। दूसरी चीज़ जो हरेडी ज्यूस थे, हरेडी ज्यूस मतलब जो हार्ड कोर ज्यूस होते हैं, जो सिर्फ अपने रिलीजन की पढ़ाई करते हैं, उनके ऊपर से भी इन्होंने उनको कहा था कि आप आर्मी में आपको सर्विसेज देनी पड़ेंगी, जो इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं, जो कि ज़रूरी होती हैं। हर 36 मंथ्स हर इंसान को देना पड़ता है, पर हरेडी ज्यूस के लिए एग्जेम्पशन था, तो उस एग्जेम्पशन को हटाने की कोशिश करी थी बेंजामिन नेतन्याहू ने। इस वजह से भी लोग उनके काफ़ी ज़्यादा खिलाफ हैं, खास तौर से हरेडी ज्यूस जो हैं वो उनके खिलाफ हैं। तो इसीलिए क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी इतनी कम हो गई है, इस वजह से उनको समझ में आ चुका है कि अगर मैंने कोई नया वॉर शुरू किया, मेजर वॉर, तो यहाँ पर मेरे पास जो पोजीशन है वो भी चली जाएगी मेरे हाथ से।
और इस वॉर को वो ख़त्म भी नहीं करना चाहते हमास से, बिकॉज जैसे ये वॉर ख़त्म होगा या तो वो जीत जाएं तब ख़त्म हो, तो फिर तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे उनके लिए। लेकिन अगर ये वॉर बीच में ही ख़त्म हो जाता है, सीज फायर साइन हो जाता है, तो भाई इलेक्शन हो जाएंगे इसराइल के अंदर में, और इलेक्शन में बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरीके से हार जाएंगे। ये बात वो समझ जा सकते हैं। इसीलिए सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इन सारे रीजंस को क्लेम करके, इन सारे रीजंस को देख करके, एनालाइज करके ये बोल रहे हैं कि दोनों कंट्रीज उस पोजीशन में नहीं है कि ये कोई बहुत मेजर वर्ल्ड वॉर शुरू कर पाएँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले वर्ल्ड अफेयर्स की टीम से की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। हम यूपीएससी सीएससी का अभी तक का बिगेस्ट एवर इवेंट कर रहे हैं, और इस इवेंट का नाम है मंजिल 2024। ये इवेंट जो है ये 28 मार्च को होने वाला है, और इस इवेंट के अंदर में अनअकैडमी टीम के जो टॉप एजुकेटर्स हैं सारे मौजूद होंगे। आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, आप लाइव चैट में उनसे बातचीत कर सकते हो। जितने हमारे टॉपर्स होंगे वो भी वहाँ पर मौजूद होंगे, और इसमें हम 2 बहुत बड़े यूपीएससी सीएससी से रिलेटेड रिवील्स करने वाले हैं। और ये जो इवेंट होने वाला है ये 1 बजे से 2:30 बजे तक होने वाला है, और ये हमारे यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी का जो चैनल है उस पर लाइव होगा 1 बजे 28 तारीख को। आई होप आप इस वीडियो में, आप इस पूरे लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़ेंगे, हमसे बातचीत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।